देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के कार्यक्रम देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने दर्शकों का, अपने साथ जुड़े हुए मेहमानों का, अपने साथ जुड़ने वाले पब्लिक के मंच के साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का कार्यक्रम है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही हमारे बहस के कार्यक्रम में सीधे पब्लिक के मंच के जरिए जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे और धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में कौन कौन जुड़ेंगे मैं आपको तुरंत बता देता हूं। मेरे साथ रिया खुराना जुड़ेंगी नोएडा से, मेरे साथ आकाश सिंह जुड़ेंगे मुंबई से, मेरे साथ विश्वास बगड़े जुड़ेंगे छिंदवाड़ा से, मेरे साथ लकी भारद्वाज जुड़ेंगे वाराणसी से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज आपने यानी दर्शकों ने किससे बहस का मुद्दा चुना है। बहस का मुद्दा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ा हुआ है। क्रूज ड्रग्स केस में विवादों का नेटवर्क कितना बड़ा, क्योंकि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एक नए विवाद सामने आते जा रहे हैं। आर्यन को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के ऑफिसर समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लगे हैं। एनसीबी के दफ्तर पर भी कई तरह के आरोप लगे हैं। ये कहा गया है कि एनसीबी जानबूझकर लोगों को लपेटे में ले रहा है, जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहा है। एनसीबी के ऊपर आरोप लगाने वाले हैं एनसीपी के नेता नवाब मलिक। उन्होंने आरोप लगाया है कि समीर वानखेड़े का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो गलत है, वो गलत तरीके से आईआरएस के अंदर शामिल हुए हैं, वो जानबूझकर बॉलीवुड से उगाही करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वहीं समीर वानखेड़े के परिवार ने इसका पुरजोर खंडन किया है। समीर वानखेड़े के खिलाफ अब विजिलेंस की इंक्वायरी हो रही है। समीर वानखेड़े इस वक्त दिल्ली के अंदर हैं और अपने आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं। विजिलेंस की इंक्वायरी उनके बारे में जल्द ही शुरू होगी। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, क्या आर्यन खान गलत हैं या फिर समीर वानखेड़े जिन पर ये आरोप लग रहे हैं? इसी पर आज बड़ी बहस होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का अपडेट, क्योंकि आज के अपडेट में आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है। ड्रग्स के दलदल में फंसे आरोपियों पर जैसे जैसे एनसीबी का शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे जांच कर रहे अधिकारियों पर भी आरोपों की बौछार हो रही है। जी हां, एनसीबी के नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समीर दाऊद वानखेड़े इल्लीगल टैपिंग, मुंबई शहर का एक व्यक्ति, थाने शहर का एक व्यक्ति, उनके जरिए इस शहर के, इस राज्य के बड़े बड़े, चाहे वो अभिनेता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, उद्योजक हो सकते हैं, सबका फोन इंटरसेप्ट कराते हैं, उसकी जानकारी है। समीर वानखेड़े दिल्ली में है। ऐसे में समीर वानखेड़े की तरफ से नवाब मलिक के आरोपों पर उनकी पत्नी, बहन और पिता ने पलटवार किया है। इन सारी चीज़ों का और इस केस का कोई रिलेशन है नहीं, तो हम समीर वानखेड़े जी का जो भी काम चल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट करें, वो ज़्यादा बेटर रहे। कोर्ट जाइए आप, प्लीज कोर्ट जाके अपने एविडेंसेस और इतने स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स है वो वापर दीजिए। सब A to Z मेरा अभी तक का रिकॉर्ड, मेरा डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, स्कूल का, कॉलेज का, एनसीसी का। ज्ञानदेव वानखेड़े मेरा नाम है, मराठी में ज्ञानदेव बोलते, हिंदी में ज्ञानदेव बोलते। मेरा कभी दाऊद से कोई संबंध भी नहीं नाम से हो, अभी किधर से फर्जी बना के लाए ये भी मुझे पता नहीं। दूसरी ओर आज भी आर्यन खान की जमानत अर्जी का एनसीबी ने खुलकर विरोध किया। मैटर की आर्गुमेंट्स हुई है और बाकी की आर्गुमेंट्स कल के रखा हुआ है। इस बीच एक्ट्रेस अनन्या पांडे और आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है, जिसमें सालों से इनके बीच ड्रग्स से जुड़ी बात का जिक्र है। आर्यन खान ड्रग्स केस में गवाह बनाए जाने के बाद से लापता हुए किरण गोसावी का सस्पेंस अब भी बरकरार है, जबकि उसका बॉडीगार्ड प्रभाकर सेन 25 करोड़ की डील होने का दावा कर मामले में नया मोड़ ला चुका है। देश की बहस में चर्चा है कि ड्रग्स जैसे संगीन आरोपों की जांच के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर साथ साथ चल रहा है। क्या जांच भटकाने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं या फिर एनसीबी अधिकारी पर भी जांच की आंच आ गई है? और हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या ड्रग्स केस की जांच पर सवाल खड़े किए जाना सही है? आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे
मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे मैं अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ जाने माने वकील उज्जवल निकम साहब जुड़े हुए हैं, मेरे साथ पायल रोदगी जुड़ी हुई है जो कि एक एक्टर हैं, मेरे साथ महेश भल्ला जुड़े हुए हैं जो कि फॉर्मर एनसीबी के ऑफिसर हैं, मेरे साथ महेश तापसे जुड़े हुए हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं एनसीपी के, मेरे साथ एंड्रिया डिसूजा जुड़ी हुई हैं जो कि एक एक्टर हैं, मेरे साथ पारुल खेड़ा जुड़ी हुई हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। लेकिन सबसे पहले मैं चलना चाहूँगा उज्जवल निकम जी के पास। उज्जवल निकम जी, केस और उसके बाद एनसीपी के अधिकारी पर आरोप, आप कैसे देखते हैं इसे? आपको लगता है कि वाकई एनसीबी के अधिकारियों ने जानबूझकर इस केस में आर्यन खान को फंसाया होगा या इस तरह के काम एनसीबी के अधिकारियों ने करे होंगे? आपका अनुभव क्या कहता है? दीपक जी, ये मैटर मैं बड़ा गंभीरता से ले रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार इस मैटर में कुछ ऐसे अंग हुए हैं जिसके आधार पर आज आरोप प्रत्यारोप की फेरी झड़ रही है, उसमें सियासत भी हो रही है और जांच अधिकारी के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आम जनता एक उलझन में फंसी हुई है, कौन सच है और कौन झूठ है। इतना ही नहीं तो जो बड़े दो गवाहदार थे जिसकी तस्वीर चैनल में प्रसिद्ध हुई है, वो गवाहदार भी आरोपी को, मुलजिम को हाथ पकड़ के लेके आती है, फिर वो दो गवाहदार मुकर जाते हैं और कहते हैं कि भाई गंभीर तौर के आरोप जांच अधिकारी के खिलाफ लगाते हैं। राजनीतिक अधिकारी, राजनीतिक लोग भी उस पर आरोप लगा रहे हैं और इतने में इस आरोपी की इंक्वायरी के लिए एनसीबी के बड़े वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। मैं इस बात से हैरान हूं कि जो गंभीर मामला है उसके गंभीरता से कई कोस ये पूरी जांच भटक रही है। जैसे हमने देखा था कि एटलांटिया के बंगले के सामने जिसने बॉम्ब स्फोटक की गाड़ी रखी थी, वो मामले से लक्ष्य लोगों का हटा दिया गया और दूसरे मामले के पीछे लोग लगे। ऐसा क्यों हो रहा है? और बार बार मीडिया के सामने जाना, बड़े बड़े बयानबाजी करना, क्या हमें इसे रोक नहीं पाते? एक सवाल, अहम सवाल मेरे कानून का विद्यार्थी की हैसियत से मेरे मन में। दूसरी बात जो अभी आपने सवाल उठाया है, क्या इससे पूरी जांच प्रभावित हो सकती है? हाँ, बिल्कुल जांच प्रभावित हो सकती है। आरोप संगीन है और इसलिए मैं इस पे कोई ये नहीं टीका टिप्पणी करूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन कानून का विद्यार्थी की हैसियत से मैं दुख से ये कहूंगा कि जांच अधिकारी ने भी बचना चाहिए था कि अगर कोई मुलजिम का जमानत कैंसिल होती है तो उसे, उसके लिए क्यों खुशियां मनाई जाती है? पर्सनल सत्य में जयते क्यों कहा जाता है? क्या आप उस जांच से पर्सनल आइडेंटिफाई होना चाहते? मैंने कई संगीन मामले इस देश के चलाए हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जांच अधिकारी भी पर्सनली इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल लीडर्स जिस प्रकार के आरोप कर रहे, सीरियस आरोप है, क्या आरोप करने से बच नहीं सकते? अगर उनका कुछ आरोप है तो आरोप के लिए कोर्ट है, कचहरी है, हमारे कोई भी दरवाजे खटखटा सकते हैं। लेकिन बड़े मामले में ऐसा क्यों हो रहा है? और उतना ही नहीं तो इसमें बॉलीवुड भी अपना आरोप कर रही है कि बॉलीवुड को टारगेट बना है। बॉलीवुड को कॉमन आदमी आज फॉलो कर रहा है, इसीलिए तो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं। एडवर्टाइजमेंट इसलिए कि उनको मालूम है कि भारतीय जनता को फसलाया जाए, फुसलाया जाए, उसको फॉलो कर रही है। तो भाई आप पहले घर साफ कीजिए फिर आरोप कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये बड़े संगीत में आपने दीपक जी बहुत अहम सवाल किया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी जांच हो रही है, इसलिए जांच को मैं प्रभावित नहीं करना चाहता हूं, मेरी पर्सनल राय कुछ नहीं रखना चाहता हूं। ठीक है, सीधे महेश तपासे जी के पास चलता हूं। महेश तपासे जी, क्या आपकी पार्टी इन आरोपों से बच नहीं सकती थी? नवाब मलिक साहब इन आरोपों से बच नहीं सकते थे, खास तौर पर एक ऐसे मौके पर जब उनके खुद के दामाद कई महीनों तक जेल में रह चुके हैं? दीपक जी और आपके चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। दीपक जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि नवाब मलिक जी ने जो आरोप लगाए वो किस चीज पे आरोप लगाए, पहले वो सुनिए।
जब केपी गोसावी नामक पंच का एक सोशल मीडिया पे फोटो फ्लैश हुआ जिसमें आर्यन खान के साथ वो बैठे हैं और उसके बाद एनसीबी की तरफ से डिनायल आया कि दिस जेंटलमैन इज नॉट अ एम्प्लॉय और एन ऑफिसर ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सो दैट रेज अ सस्पिशन इन आवर माइंड। हमारे मन में एक संशय की सुई निर्माण हुई कि अगर ये एनसीबी का अधिकारी नहीं तो है कौन। और उसके बाद जब सोशल मीडिया की प्रोफाइल सारे पंचों की देखी गई, उसके अंदर एक हमको समझ में आया कि एक व्यक्ति जो 1 नंबर का पंच था उसमें मनीष भानुशाली उनका नाम है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये केपी गोसावी के बारे में हमने छानबीन की तो पता चला पुणे पुलिस उनके पीछे ऑलरेडी लगी है। और तीसरे पंच प्रभाकर सैल ने तो खुद ही 2 दिन पहले अपना बयान दिया है, अपना एक एफिडेविट दिया है और उसने ये कहा है कि मैं पहले 2 नंबर के जो पंच है केपी गोसावी उसका एम्प्लॉय हूं, उसका बॉडीगार्ड हूं। अब ये सोचिए कि जिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर विटनेस की भूमिका इतनी अहम मानी जाती है और विटनेस के कैरेक्टर पे जहां प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है, वहां पे क्या कुछ गलत हो रहा है, क्या कुछ गलत हो रहा है, क्या ऐसा संशय आना स्वाभाविक है। नवाब मलिक एक लॉ नहीं, आप क्या ये मानते हैं, आपकी पार्टी ये मानती है कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन गलत है, गलत दिशा में जा रही है, जानबूझकर आर्यन खान को फंसाया गया है? महेश तपासे जी, मैं साफ जवाब चाहूंगा आपसे। मैं साफ ही बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन गलत है या जानबूझ के किया जा रहा है, ये कभी भी हमने नहीं कहा। हमने सिर्फ ये कहा कि ये 3 पंच आपने दिए, इनके कैरेक्टर के संदर्भ में, इनके पॉलिटिकल एफिलिएशन के संदर्भ में, और जब ये प्रभाकर सैल हॉस्टाइल हो गया और उसके बाद जो उसने एफिडेविट दिया तो सारी चीजें सामने आई। उसके बाद एक प्रश्न निर्माण हुआ जो नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े जी के संदर्भ में उन्होंने कुछ पर्सनल बातें बोली, चाहे उनके रिलीजन को लेके हो या उनके कास्ट के वैलिडिटी के संदर्भ में हो, क्योंकि उस प्रकार की कुछ इंफॉर्मेशन उनके पास आई और वो इंफॉर्मेशन उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखी। जो एक एनोनिमस लेटर उनको प्राप्त हुआ वो भी उन्होंने डीजी को भेजा, ये नहीं कि उसी पे अपनी पैरवी करते रहे। अब ठीक है, डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसको तवज्जो लेता है नहीं देता वो आगे की बात है, लेकिन कम से कम उन्होंने वो लेटर एक सरकारी तौर पे सरकारी अधिकारी कार्यालय में भेजा। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा आगे की बात है। एक चैलेंज, अभी थोड़ी देर पहले मैं नवाब मलिक जी का स्टेटमेंट देख रहा था। उज्जवल निकम साहब हमारे स्टेट के बहुत ही बड़े एक लॉयर, उनकी बहुत सम्मान करता हूँ। नवाब मलिक जी ने कहा कि अगर उनको मेरे किसी भी प्रकार के बयान के ऊपर ऑब्जेक्शन है, वानखेड़े परिवार के संदर्भ में उन्होंने कहा, तो वो क्रिमिनल डिफेमेशन 499 और 500 के तहत दर्ज कर सकते हैं। अब जो व्यक्ति जो एक लॉ मेकर है, जिसको कानून की जानकारी है, किसी ठोस प्रूफ के आधार पे ही कुछ बयान कर रहा होगा। अगर वो कुछ बयान कर रहा है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, यंत्रणा के बारे में दोष नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक देश की प्रीमियर एजेंसी है जिसका हम सम्मान करते हैं। इस देश में ड्रग माफिया को उखाड़ फेंकने का काम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बहुत अच्छे से किया है, कर रही है। ये संदर्भ में जहां पंच की भूमिका, विटनेस की भूमिका जहां संशयास्पद आई, वहां से ये क्वेश्चन मार्क लगना चालू हुआ और उसके बाद की सारी कार्रवाई आपकी नजर के सामने। तब तक कुछ बोले नहीं, तब तक हमने कुछ बोला नहीं। जब एनसीपी ने डिनाई किया, नारकोटिक्स कंट्रोल ने डिनाई किया कि केपी गोसावी हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वहां से प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ। और ठीक है, राम कदम जी से सवाल ले लेते हैं। राम कदम जी, पूरा मामला तब शुरू हुआ जब गवाहों ने ये कहा कि भाई हाँ कुछ गड़बड़ है, यही आरोप महेश तपासे जी लगा रहे हैं। दीपक जी, आप एक वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार हैं। हमने त्रेता में भी देखा, द्वापर में भी देखा और कलयुग में भी देखा कि चोर को छोड़ के संत और साधु को ही दंड देने का प्रयास कुछ समाज के लोग करते हैं। और वही महाराष्ट्र सरकार के ये तीनों दल मिलकर के दुर्भाग्य से कर रहे हैं। विगत 24 दिनों में देश ने क्या देखा कि कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति विशेष विरोध नहीं है। विगत 24 दिनों में देश ने ये देखा कि महाराष्ट्र के तीनों दल या तो देश के लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं, या तो देश के लोगों को कुछ समझता नहीं, उनके आंखों पे चश्मा है, मां गांधारी के भांति ऐसा समझ रहे या कान में रुई है, क्या समझ रहे? धड़ल्ले से दिन दहाड़े पुरजोर तरीके से हिमालय की चट्टान के तरीके से ड्रग माफिया की वकालत करेंगे। क्या हो गया?
जो व्यक्ति और जो एनसीबी के सारे साहसी अफसर ड्रग माफिया के विरोध में काम कर रहे हैं, सरकार करके आप उनके साथ जुटते, देश आपका स्वागत करता। वैसा नहीं किया इन्होंने, खुद तो कार्रवाई नहीं करेंगे, और जो कार्रवाई कर रहे हैं उनका मनोबल कैसा गिरेगा। यहाँ तक निचले स्तर में चले गए कि बीवी, बाप, माँ, धर्म, जाति, ये वो, इतना आदमी कब जाता है? बदले की भाव से जाता है। नवाब मलिक जैसे दामाद को उन्होंने पकड़ा, से गुनाह किया उन्होंने, कौन सा अपराध किया उन्होंने? वे अपने दायित्व का निर्वहन करना कोई अपराध होता है? कौन सा अपराध है? हम आर्यन या शाहरुख खान किसी व्यक्ति विशेष के ये विरोध की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ड्रग्स के विरोध की लड़ाई है। कल तुम्हारे हमारे घर के बच्चे इसका शिकार न हो, इसकी लड़ाई है। सभी दलों ने साथ में लड़ने की ये लड़ाई है। और महाराष्ट्र की सरकार, जिनका अतीत वाजे जैसे लोगों को रख करके महीने का 100 करोड़ रुपया वसूली करना, ये भूला नहीं है देश। रश्मि शुक्ला ने स्वयं कहा था इनके आईपीएस अफसर तबादले में किस प्रकार से पैसे लिए जा रहे हैं। दीपक जी, आपको अचरज होगा कि आज से 1 हफ्ते पूर्व मैंने ट्वीट किया था, मुंबई के वेस्टर्न इलाकों में रात को 10 बजे के बाद होटल रेस्टोरेंट शुरू रखने के 1 घंटे के 25,000 रुपए लेते थे। 1800 से ज्यादा अधिक रेस्टोरेंट बियर बार है मुंबई में, और ईस्टर्न में 15,000 रुपए लेते थे। कहाँ जा रही है वसूली? ये ड्रग माफिया से वसूली निरंतर चलती रहे, इसलिए ईमानदार अफसर को फंसाने के लिए प्रभाकर की जो बोली है वो 22 जिलों में इन्होंने दबाव में या लालच में बदली है क्या? ये हमारा सवाल नहीं, ये देश की जनता का सवाल है। ठीक है, आप ही के सवाल के साथ पारुल के पास जाता हूँ। पारुल, बताइए क्यों बदलते जा रहे हैं गवाह? इसलिए क्योंकि राजनीतिक दबाव है? मेरे को तो पहले ये एक बात दीपक जी, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, ये राम कदम जी जितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि समीर वानखेड़े एकदम ऑनेस्ट ऑफिसर है, उन पे गलत कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं हो सकती है? इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कहते हैं? उन्हें निजी तौर पे जानते हैं या क्यों उन पे सवाल खड़े हुए हैं, ये भी बता दिया जाए। अभी जैसे बताया कि कैसे आ जाते हैं केपी गोस्वामी, कैसे आ जाते हैं मनीष भानुशाली जो कि बीजेपी के ही लीडर है, वो कैसे आ जाते हैं, रेड में शामिल हो जाते हैं, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का हाथ पकड़ते हैं, एनसीबी के ऑफिस में ले जाते हैं। अब एनसीबी के ऑफिस के अंदर ले जाना, कैसे घुस जाते हैं, तो इसमें समीर वानखेड़े पे सवाल क्यों नहीं कोई उठाए? आर्यन खान का मेडिकल क्यों नहीं हुआ, इस पे सवाल क्यों नहीं उठाए? कुछ भी ड्रग सीज ना करने के बाद भी उन पे इतने गहरे आरोप लगा दिया, इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग और क्या क्या उन पे आरोप लगा दिए। यही उन्होंने रिया चक्रवर्ती के केस में किया था। ना रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स मिला, ना उनके पास कुछ भी मेडिकल हुआ कि मेडिकल में कुछ जांच चाहिए, मेडिकल हुआ नहीं। उनको भी ट्रैफिकिंग के केस में अंदर किया, और व्हाट्सएप चैट ही एविडेंस था उनके पास भी। तो मतलब आप कोई कोलैबोरेटिव एविडेंस तो लाइए उनको अंदर करने के लिए। आप क्यों बॉलीवुड स्टार्स के ही पीछे पड़े हैं ताकि अपना नाम करने के लिए? आज तक तो वो पहले बहुत कैमरा फेस कर रहे थे समीर वानखेड़े, आज सुबह उन्होंने मीडिया को भी फेस नहीं किया, तो कुछ तो गड़बड़ दिख रही है ना, कुछ तो लोचा है इस सब में। कुछ लोचा आपको दिखाई देता है? सीधे पायल के पास चलते हैं। पायल, आपको भी लगता है कुछ लोचा है, या आपको लगता है कि आरोप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है? राम कदम जी, 1 मिनट में आपके पास, पायल के पास आ रहा हूं मैं। पायल के बाद देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर द एलिगेशंस अगेंस्ट समीर वानखेड़े जी नीड्स टू बी प्रोब्ड, इन्वेस्टिगेटेड, जिसके ऊपर एनसीबी ने अपनी एक टीम रख दी है। बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, अगर कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है देन दैट इल्जाम नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। नोबडी कैन नॉट से व्हाट दे वांट टू से इन दिस कंट्री। रही बात आर्यन खान केस की, मुझे लगता है कि आर्यन खान के केस को ऑब्वियसली ट्रायल कोर्ट में या नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर्स में पता चलेगा कि he is guilty of committing a crime or not. Right now the question is that his bail is denied, and that is something which I don't agree with, because there are a lot of facts जो public platforms पर आए हैं जहां पर there has been no consumption. The conscious possession argument also has been argued by Mukul Rohatgi, saying that Aryan Khan is not liable for what Arbaz Merchant is possessing. So there has been legal and logical arguments which I've been reading on this case. So as per that,
as per the witness का version, जहां पर this प्रभाकर guy is saying that मैंने सुना कि इतने करोड़ लेने वाले थे. It is hearsay. Only thing where NCB has gone wrong is that उन्होंने उनसे blank papers के ऊपर sign करवाया. तो बहुत सारी चीजें बाहर आ रही है क्योंकि suddenly now NCB is using Prabhakar and saying that because Prabhakar is behaving like this way, अगर आर्यन को बेल मिल गई तो और भी ऐसा कुछ होगा. So all these things are not acceptable. A person, if he has committed a crime, let the court decide. क्यों एब्सकॉन्ड है? वो कहाँ है? फरार कहाँ है वो? आप बताएं ना, उसमें आपको कोई वो नहीं दिख रही है आशंका? मुझे दिख रही है मैडम, मुझे दिख रही है. बट आप बोल रही है ना सिर्फ एक ही चीज एनसीबी की ठीक नहीं लगी. आप ये बताइए कैसे चले गए केपी गोस्वामी एनसीबी ऑफिस में? एनसीबी ऑफिस में जाना कोई हल्ला है क्या? कोई भी मुंह उठा के चला जाता है. कैसे चले गए मनीष भानुशाली? वो फोन पे बात कराते हुए दिखे. आर्यन खान की केपी गोस्वामी फोन पे बात कराते हुए दिखे. उनके ऑफिस में क्या करते हैं? सेल्फी लेते हैं, उनकी फोटोज बाहर आई है. एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर नहीं घुस सकता एनसीबी ऑफिस में. ये किसकी परमिशन से अंदर घुस जाते हैं? ये भी क्वेश्चन मार्क उठाता है ना एनसीबी पे. यस, आता है. आपने ये पॉइंट जो रेज किया, आई एग्री विद यू. Mr. Gosavi had no right to be at NCB's office. I forgot to mention all the points because I am not here acting as a lawyer for somebody. I am just saying my point of view. Mr. Gosavi का उस तरह से मोबाइल होल्ड करके आर्यन से बात करवाना वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज वो कोई ऑफिशियल पोजीशन में नहीं थे. गोसावी ने बोला कि मुझे आर्यन ने बोला कि मैं अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता, मेरे मैनेजर से बात कराओ. सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल. देखिए, अभी मैं यहाँ पर एक एजेंसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती बिकॉज आई एम नॉट होल्डिंग एनी गवर्नमेंट पोजीशन. ओनली एज एन इंडियन सिटीजन आई कैन से दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. जो मुझे रॉन्ग लगा वो विटनेस का ये बयान रॉन्ग लगा कि एनसीबी ने उनसे ब्लैंक पेपर्स पे साइन कराए. अब उनका जो हियरसे वर्जन है विटनेस का वो बदले हैं, उनको फोर्स किया गया है. मैं वो सब के ऊपर कैसे अपनी ओपिनियन दे सकती हूँ? ठीक है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू आल्सो अंडरस्टैंड. नहीं, बट जो आज नवाब मलिक को लेटर मिला है उसमें भी लिखा गया, जिसने भी वो एनसीबी ऑफिसर ने भेजा है उसमें भी ये बकायदा लिखा गया एक पॉइंट में कि समीर वानखेड़े अक्सर ब्लैंक पेपर पे साइन करा लेते थे आरोपी से, फिर अपने हिसाब से स्टेटमेंट बना के तो प्रेजेंट करते थे. ये उस लेटर में भी जो आज नवाब मलिक ने ट्वीट किया है, जो एनसीबी के ऑफिसर जो उन्होंने वहीं पर भेजा एनसीबी पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए. तो कुछ तो बात होगी कि दो जने ऐसा बोल रहे हैं, प्रभाकर भी बोल रहे हैं और जो लेटर मिला नवाब मलिक को वो भी बोल रहा है. देखिए मैडम, वो जो नवाब मलिक को लेटर मिला दैट वाज एन अनोनिमस लेटर. मैंने पढ़ा है कि उनको ऐसा लेटर मिला है. सो आई एम नॉट इन एनी पोजीशन टू से यस और नो. Yes, this needs to be investigated because this needs to be investigated. यहाँ पे नवाब मलिक जी के son-in-law को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था. So there can be a personal vendetta also. There can be something which is genuinely also which is pointing out against Sameer Wankhede. So we really need to get this investigated. ठीक है, मैं सीधे एंड्रिया के पास चलता हूँ. एंड्रिया जी बताइए, आपका क्या मानना है? आपका मानना है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है? बताइए एंड्रिया जी. बिल्कुल पूरी दालें काली है. शुरुआत से अगर आप देखोगे एनसीबी के ऑफिस में केवी गोसावी क्या कर रहा था, मनीष भानुशाली क्या कर रहे थे, और एक और एंगल भी ये भी था कि वहाँ पे ऋषभ सचदेवा जो मोहित खंबोज का जो साला है वो पकड़ा गया था, उसे 2 घंटे के अंदर अंदर रिहा कर दिया गया था. क्यों? ये सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें अभी तक एनसीबी ने कोई इस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया है, कुछ नहीं कहा. ये हर चीज शुरुआत से लेके अभी तक ऐसे ही लग रहा है. और अब तो उनका जो पंचनामे में जो विटनेस था वो भी बोल रहा है कि ब्लैंक पेपर, तो एकदम ऐसा ही लग ही रहा है कि पूरी दाल ही काली है, एकदम काली है. क्योंकि अगर ये जो नवाब मलिक कह रहे हैं कि फौज करके उन्होंने गवर्नमेंट का जॉब अक्वायर किया है, तो जाहिर सी बात है जो इंसान फौज करके शुरुआत में अपनी नौकरी ये कर लेता है, अपना लेता है, तो वो तो हर जगह पे फौजरी करेगा, हर जगह पे. ये तो एक्सटॉर्शन ही हुआ ना सर. ठीक है, मैं सीधे भल्ला साहब के पास चलता हूँ. भल्ला साहब, विटनेस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, पंच कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीबी के केसेस में, और अगर वो आरोप लगाते हैं तो केस पर क्या असर पड़ता है? आप अपने अनुभव से बताइए. आप बताइए, चूंकि आप एनसीबी में रहे. देखिए, मैं पहले से बोल रहा हूं कि विटनेस का इस तरह के होस्टाइल होना केस को डैमेज करता है.
विटनेस का इस तरह से होस्टाइल होना, इस तरह से पब्लिक में स्टेटमेंट्स देना डेफिनेटली केस को डैमेज करता है। और जहां तक विटनेस का एलिगेशंस लगाने का सवाल है अबाउट सम मनी ट्रांजैक्शन जो एलिगेशंस हो रही हैं, उसके लिए विजिलेंस एंगल से डिपार्टमेंट को विजिलेंस इंक्वायरी करनी चाहिए थी, जो करने शुरू कर रहे हैं। आपने अपने चैनल बताया कि कल मॉर्निंग में शायद विजिलेंस टीम पूरी आएगी बॉम्बे में और उसकी इंक्वायरी होगी। तो ये अच्छी बात है कि इमीडिएट विजिलेंस एक्शन लिया जा रहा है। विटनेस के इस तरह के बयान डेफिनेटली केस को डैमेज करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि केस है ही नहीं, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। वो आप और मैं इस मीडिया पे नहीं डिसाइड कर सकते। इन्वेस्टिगेशन जो निकलती है और जो कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट्स होती है, कोर्ट डिसाइड करेगा। तो हमें कोर्ट पे भी भरोसा करना चाहिए, हमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे भी करना चाहिए। एट द सेम टाइम ये विजिलेंस एंगल से जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसका भी आउटकम हमें देखना चाहिए किस तरह से आता है। पर हम अपनी जजमेंट्स पास करें और हम पब्लिक में या मीडिया में और हर जगह पे पर्सनल एलिगेशंस लगाएं, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। ठीक है, मैं महेश जी से पूछूंगा कि क्यों नवाब साहब पर्सनल एलिगेशंस भी लगा रहे हैं, जजमेंट भी पास कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले रिया खुराना, मेरी एक दर्शक नोएडा से। रिया, क्या कहेंगी इस केस के बारे में? जी, मैं कहना चाहूंगी 1800 लोग में से कुछ लोगों को पकड़ा गया, तो इसमें से आर्यन खान को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? आर्यन खान है, उसके कुछ साथी हैं जिसके पास ड्रग्स मिली गई है, सिर्फ बॉलीवुड पे निशाना क्यों डाला जा रहा है? निशाने पर हमें होना चाहिए कि मतलब इंडिया की पूरी जनरेशन है आगे, उस पे हमें इन्वेस्टिगेशन, एनसीबी ठीक कर रही है जो कर रही है, उस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एंड सही क्या है गलत क्या है उसका फैसला आना चाहिए। एंड जो देश है वो कानून से चलता है, फेम से नहीं चलता। ठीक है, मैं सीधे महेश जी के पास चलता हूं। महेश जी से सीधे डिसीजन ड्रॉ कर देना कि समीर वानखेड़े गलत हैं, समीर वानखेड़े फर्जी हैं, समीर वानखेड़े ने फर्जी विटनेसेस जुटाए, समीर वानखेड़े वसूली का काम करते हैं। क्या ये किसी मंत्री को या एनसीपी जैसी पार्टी के मुख्य स्पोक्स पर्सन को शोभा देता है? बताइए महेश तपासे जी, और इसी का जवाब मैं राम कदम साहब से लूंगा। देखिए, मैं फिर से एक बार नम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहूंगा कि नवाब मलिक एक कानून मतलब लॉ मेकर हैं, एक लेजिस्लेटर हैं, एक मंत्री हैं। कानून के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता है। आज जो भी उन्होंने एलिगेशन किया है पिछले 4 दिन से 5 दिन से जो भी एलिगेशन किया, ये सारा एलिगेशन पब्लिक डोमेन में है। एलिगेशन करने के बाद ओनर्स ऑफ प्रूविंग इनोसेंस वो एजेंसी के ऊपर गया है। और मेरे जानकारी में ये है, जैसे आपके चैनल पे भी कुछ लोगों ने बताया कि एजेंसी ने इसकी प्राथमिक जांच की शुरुआत की है। अब प्राथमिक जांच में पता चलेगा क्या सत्य है या और क्या असत्य है। नवाब मलिक जी ने 2-3 मूलभूत प्रश्न उठाए जो पंच को लेकर थे, विटनेस को लेकर थे, जो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। मैं इसके पहले ये भी कह चुका हूँ कि विटनेस इज लाइक आईज एंड ईयर्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। उनका एक अलग महत्व है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में दर्ज किया गया। हमारे जो निकम साहब उसमें ज्यादा हमारे से जानकारी दे पाएंगे। लेकिन एक ही मसला जो हमें लगा, क्योंकि जब मनीष गोस्वामी को वहां देखा गया और उनका प्रोफाइल चेक किया गया और वहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ देखा गया, और पिछले सुशांत सिंह के समय से लेके पालघर की घटना को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र पुलिस को टारगेट किया, महाराष्ट्र की सरकार को टारगेट किया, बॉलीवुड के कुछ लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट किया, उसमें से एक शंका की सुई मन में आई। अगर कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है, इस देश में गर्द खत्म होना चाहिए, ड्रग्स खत्म होना चाहिए, जो भी उसका सेवन करता है उनका रिहैब होना चाहिए, जो उसके अंदर ट्रेड करता है उनको बिहाइंड द बार्स डाल देना चाहिए। ऐसी राय मेरी और मेरे पक्ष की है और हमारी सरकार की भी है। अगर किसी प्रकार का दोष जिनको पकड़ा गया उनमें है तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन जिस प्रकार से एविडेंस पुट अप किया गया, जिस प्रकार से आपका खुद का एक विटनेस एक रिटन स्वर्न एफिडेविट देता है, वहां पे वो कहता है कि मेरे ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर दिए गए। एक अनोनिमस लेटर आता है जिसमें 26 केसेस दर्ज हैं, 26 केसेस का ब्यौरा उसमें दिया गया। उसमें कुछ सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म स्टार्स हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से गलत कार्रवाई की गई, ऐसा एक लेटर है। तो उसकी जांच होनी चाहिए, इतनी सी मांग की है। राम कदम जी से जवाब ले लेते हैं। राम कदम जी, आप क्या कहेंगे? आप महेश जी की बात को लॉजिकल मानते हैं? वो कह रहे हैं हम तो सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे। दीपक जी,
सारा देश जानता है कि बदले की भाव से एक आग की तरह किस प्रकार से नवाब मलिक के मुख से फूल झड़ने की जगह पे किस प्रकार से आक्रोश दिखा, और ये आक्रोश उनके दामाद को समीर वानखेड़े जी ने 8 महीने जेल के सलाखों के पीछे रखा उस कारण, और ड्रग माफिया की कहीं वसूली शायद वादी की तरह इनको आती होगी और उनका बचाव करना, संरक्षण करना इनका दायित्व होगा, उसके कारण ये करते होंगे। ये देश की जनता का अपमान बन गया। मूल बात यहाँ पर यह कि बार बार मनीष भानुशाली की बात उठाते हैं कि उसको वहां क्या कर रहा था, भाजपा का कार्यकर्ता। मैं इन महाराष्ट्र के 3 दलों को, अब लोगों ने नाम दे दिया, इनको ये वसूली सरकार है, उंगाई वाली सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, और ये भ्रष्टाचारी सरकार ये तो पैसे गिनने की मशीन बाजी की गाड़ी में दिखी थी, तो इसके लिए ये नकार नहीं सकते, इनको स्वीकार करना होगा कि जब लोगों ने देश के ये कह दिया कि जिस प्रकार का विगत 24 दिनों में इनका प्रयास रहा है ड्रग माफियों को बचाने का, क्या कारण है उसके पीछे? आप समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप लगाते हो, आरोप पे तर्क है, तथ्य है, निश्चित तौर पे लोग स्वीकार करेंगे। मनीष भानुशाली ने जिसने इंफॉर्मेशन देने का काम किया, यहाँ ड्रग मिल रहे हैं, उसको मुंबई के भाषा में खबरी कहते हैं, और उसने देश हित में काम किया, तो उसने अगर देश के नौजवान ड्रग पे लिप्त न हो यह वह जानकारी देता है, अर्थात हर व्यक्ति किसी न किसी जाति धर्म का दल की विचारधारा का सम्मान करने वाला होगा। यदि वो भाजपा की विचारधारा का सम्मान करता है और वो देश हित में ड्रग्स की जानकारी अफसरों को देता है, तो इसमें कौन सी गलती है? उसके बॉडी लैंग्वेज का, बाकी सारी चीजों का हम समर्थन किसी का नहीं करेंगे, पर उसने जो जानकारी एनसीबी अफसरों को दी है, इस पे इन 3 दलों को कौन सी आपत्ति है? ये न के न प्रकार है न दीपक जी, इनको दिल पे हाथ रख करके इनको पूछा, इन लोगों को दिल पे हाथ रखने के लिए कहिए, ये कैसी विडंबना है? जो अधिकारी प्रामाणिकता से काम कर रहा है, ना आपने उसकी बीवी को छोड़ा, ना बूढ़े बुजुर्ग पिता को छोड़ा, ना उसकी बहन को छोड़ा। ऐसी कैसी आपकी सरकार है? ऐसा कैसा आपका ड्रग माफिया के साथ रिश्ता है? कोई तर्क नहीं, कहीं के भी कुछ भी बातें जोड़ करके ले आते। अब बर्थ सर्टिफिकेट का मामला, उसमें दाऊद नाम पर गोल घेरा किया है। सरकारी दस्तावेज में जब लिखते समय कोई गलती होती है, उसे गोल घेरा किया जाता है, नीचे ज्ञानदेव नाम है। इन्होंने ये सारे मसले में धर्म को ले आए। अब धर्म कौन से धर्म का है ये महत्वपूर्ण है, या वो मानव जाति के हित में काम कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। दीपक जी अब बताइए महेश जी, बताइए क्या महत्वपूर्ण है कि वो समाज के हित में काम कर रहा है, या उसका धर्म पहले क्या था और पहले क्या नहीं था, ये महत्वपूर्ण है। महेश तपासे जी जवाब दीजिए इसका। राम कदम जी ने एक लॉजिकल सवाल उठाया, और फिर मैं एक सवाल उज्जवल निकम जी से लूंगा। यहाँ पे मेरे मित्र राम कदम जी जो बहुत अच्छे वक्ता है, प्रश्न घुमा के बोल रहे हैं। प्रश्न ये है कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट इनको मिलता है, और वो इनको कैसे मिला ये प्रश्न पूछा गया। ये प्रश्न नहीं पूछा गया कि आपका धर्म कौन सा है। आपका जो भी धर्म होगा, सुनिए राम कदम, आई कुड गेट 2 मिनट, प्लीज लिसन टू मी। यहाँ पे भारतीय संविधान में अगर शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन किसी को मिलता है तो सिख धर्म को, बुद्धिस्ट धर्म को और हिंदू धर्म को मिलता है। तो स्वाभाविक रूप से जब इतना सारा एक एविडेंस हो रहा है कि जो भी व्यक्ति यहाँ जिनके बारे में चर्चा की जा रही है वो व्यक्ति किसी और धर्म से शायद होंगे, मुझे नहीं पता, तो उसी प्रकार से नवाब मलिक ने एक प्रश्न रेज किया कि अगर ये है तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो मुंबई कलेक्टर ऑफिस ने शायद इशू किया गया है उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इतना ही प्रश्न है, बाकी कोई प्रश्न ही नहीं है। कोई भी हर हिंदुस्तान में काम करने वाला हर अफसर, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी प्रथा का हो, कोई भी परंपरा को, उनको ठीक है। राम कदम जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले उज्जवल निकम जी जब इस तरीके के आरोप लगे तो केस पर क्या असर पड़ता है जो कोर्ट के अंदर चल रहा है, ये बताइए वकील के तौर पर आप मुझे। दीपक जी, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि गलतियां तो होती है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन गलतियां इस प्रकार नहीं होनी चाहिए कि जिसका सीधा जांच पर असर हो।
ये मैं देख रहा हूं इस मैटर में कि जांच अधिकारी ने जो सावधानी बरतनी चाहिए थी वो बरती नहीं है। दूसरी बात तो यह है कि जांच अधिकारी पर अगर आरोप लगाए गए और आरोप की छानबीन उनके वरिष्ठ अधिकारी कर रहे, उसमें से अगर कुछ सच पाया जाता है तो जांच अधिकारी की तबादला हो सकती है। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि विटनेस होस्टाइल हो गए। भल्ला जी ने सही बताया कि जांच थोड़ा पार उसका प्रभावित होता है, लेकिन पूरी जांच खराब हो जाती है यह कहना भी गलत है, क्योंकि यह मामला अभी सब जुडिस है। और महेश जी ने कहा है कि उनकी पार्टी ने कुछ सवाल खड़े किए, लेकिन जब जांच चल रही है तब क्या सवाल इस वक्त खड़ा करना मुनासिब होगा, ये बात है। क्योंकि अगर सवाल खड़े हो गए तो विटनेस हॉस्टाइल हो गए, तो इससे भी इसका असर जो आरोपी को जो जमानत के लिए है उसके लिए कठिनाई भुगतनी पड़ती है। क्योंकि अभी ब्यूरो ये भी कह सकता है कि चार्जशीट के पहले ही विटनेस हॉस्टाइल हो गए, उसके बारे में छानबीन चल रही है, और इसलिए हमें डर यह है कि अगर आरोपी को जमानत मिलती है तो पूरी जांच निष्प्रभावित हो जाती है। और इसी प्रकार इस पूरी मैटर में मैं चाहता हूं कि कोर्ट ने ही रोक लगाना चाहिए, क्योंकि जो बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है उस बयान से जांच पर विपरीत परिणाम जरूर होता है, इतना ही मैं कहूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं विपरीत परिणाम होता है। राम कदम जी भी शायद मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं नए पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। उमाकांत मिश्रा मेरे साथ एनसीबी के फॉर्मर डायरेक्टर जुड़ेंगे थोड़ी देर में। हनीक बाफना जो कि एक विटनेस है इस केस में, वो जुड़ेंगे। डॉक्टर सीमा मलिक एनसीपी की स्पोक्स पर्सन है, वो जुड़ेंगी। एंड्रिया मेरे साथ जुड़ी हुई है, एक्टर है मुंबई से, वो जुड़ेंगे। और तहसीम पूनावाला, क्या आपको लगता है कि ऐसे मामले में जांच पर सवाल उठाना उचित है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, जब ये पूरा का पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन के अंदर हो, कोर्ट के अंदर चल रहा हो? बिल्कुल उचित है, फर्जीवाड़ा है ये, और ये सारा जो किया गया है ये गलत किया गया है। एक व्यक्ति की आजादी को लेने का ये प्रयत्न किया गया है। ये किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन का केस है। मैं आपको आपके माध्यम से आपके दर्शकों को इस केस के तथ्य बताना चाहता हूँ, क्योंकि केस के तथ्य ये है, आर्यन खान क्रूज पर नहीं था, उसके पास ड्रग्स नहीं पाए गए, उसका ड्रग टेस्ट नहीं हुआ, तो ये हम नहीं कह सकते कि उसने ड्रग्स लिया है। उसके पास पैसे भी नहीं थे। इसके बाद आपके पास इसके लिए आप ये कह नहीं सकते कि वो ड्रग्स उसके लिए थे, क्योंकि वो अरबाज के पास जो 6 ग्राम चरस पाए गए, वो आर्यन को उससे जोड़ने के लिए इनके पास कोई तथ्य नहीं, सिवाय एक व्हाट्सएप चैट जो कहता है वी विल हैव अ ब्लास्ट। दीपक जी, काफी बार मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, कभी अगर मैंने गलती से कह दिया वी विल हैव अ ब्लास्ट, का ये मतलब नहीं होता कि हम ड्रग्स ले रहे, उसका और कोई आगे हम लेंगे भी नहीं तहसीम, आप बोलेंगे तो भी नहीं लूंगा, और मैं बोलूंगा तो भी आप नहीं लेंगे। बिल्कुल, तो इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करने के लिए मेडिकल टेस्ट करना था, जो उन्होंने नहीं किया। अब हम आते आगे के तथ्यों पर। 6 ग्राम चरस के लिए मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है 1 साल, यानी कि ये बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन एनसीबी का ये कहना है कि आर्यन अन्य ड्रग माफिया के टच में है और ये कंज्यूम ही नहीं करता, इसे बेच रहा है। इसके लिए उनको डायरेक्ट एविडेंस पेश करने हैं। वो किसी को जेल में रखकर बाई सेइंग ये नहीं कह सकते हम एविडेंस ढूंढ रहे। जब आपके पास एविडेंस आए, आप उस व्यक्ति को जेल में डालो। इन्होंने उनका केस किस तथ्य पर बनाए? उनका केस बनाए इस तथ्य पे कि उन्होंने आर्यन खान का कन्फेशन दिया है। लेकिन जैसे मैं पिछले 3-4 दिनों से चैनल पर कह रहा था, तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि एनपीडीएस भी एक पुलिस फोर्स है एंड कन्फेशन बिफोर पुलिस इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट। यानी कि पुलिस के सामने जब आप कन्फेस करते हो, उसका कोई कोर्ट में उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब मैं आगे की बात पे आता हूं। जो आर्यन खान का चैट निकाला गया उसके व्हाट्सएप पे, मैं मानता हूं कि इलीगली निकाला गया। उसका पंचनामा क्या था? उसका मोबाइल लेने का। आप किसी को सड़क पर पकड़ लिए, उसका मोबाइल लिए, उसके चैट से आप कुछ भी निकाल दिए, आप प्रोटेक्टेड हो आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी और आर्टिकल 20(3) द राइट टू नॉट इंक्रिमिनेट योरसेल्फ। कोई भी व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है कि खुद को जेल में ना डाले। आपने उसके सारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।
इस सारे केस के बाद मैं उन चीजों में जा ही नहीं रहा हूं कि वो बीजेपी के 2 व्यक्ति थे, उन्होंने किस तरह से आर्यन को पकड़ा, क्या क्या, मैं उन सारे तथ्यों में नहीं जा रहा हूं। हम जाते हैं शोभिक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के केस, जिस समय मैं आपके साथ रहा था, और आपने मुझे इस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी। आपने दीपक जी कहा था क्या रिया का डायरेक्ट संबंध है ड्रग डीलर के साथ, और आपके इस बात को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहेल करते हुए एनसीबी के जब बेल दिए थे, एनसीबी के सारे तथ्यों को बाहर फेंक दिया था। यही होगा आर्यन के तहत। इन्होंने कोई एविडेंस पेश नहीं किया। आप रैंडमली कहने के लिए कि कोई किसी के साथ इन्वॉल्व है, आपको सबूत लाना है। ये कहना कि कॉन्स्पिरेसी सीक्रेट है, अगर सीक्रेट है तो आप सामने लाइए ना सरकार के। आप किसी को जेल में रखते कहे हम ढूंढ रहे, ये कब से हुआ? हमारा जो लीगल जूरिस्प्रूडेंस है, बेल नॉट जेल, हमारा लीगल जूरिस्प्रूडेंस है, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आर्यन खान के केस में दोनों का उल्लंघन हुआ है। मैं दोबारा से कहता हूं और ये बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ना सिर्फ बेल मिलना चाहिए, अगर आर्यन खान और शाहरुख खान में गट्स है, क्योंकि बहुत कम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में गट्स, बहुत कम लोगों में, वो सिर्फ पॉशिंग ऑफ एफआईआर में जाए और एफआईआर पॉश करने के बाद इस एजेंसी को कोर्ट ले जाए और उस पर डेफेमेशन का मुकादमा करे। ये इस तरह का फिशिंग एक्सपीडिशन बंद होना चाहिए लोगों पर। ठीक है, मैं आकाश सिंह, मेरे एक दर्शक मुंबई से जुड़ गए। आकाश, आप क्या मानते हैं इस केस के बारे में? क्या वाकई आर्यन बेकसूर हैं, जैसा लोग कह रहे हैं कि उनको गलत ढंग से फंसाया गया, या आपको मामला लगता है कि नहीं, एनसीबी ने सही पकड़ा उनको? नमस्कार जी, मैं आकाश मुंबई से। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन का कि मुझे मौका दिया है आज यहाँ पर। वक्त कम है, मैं आपको इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य बताऊं, मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मैंने परदेश फिल्म में शाहरुख खान के साथ काम किया है। महिमा के भाई का रोल मैंने किया था, गोल चश्मा। मेरी मदर भी कैरेक्टर एक्ट्रेस हैं, आशा सिंह, बहुत एस्टैब्लिश। उन्होंने बाजीगर में शाहरुख खान की मौसी का रोल किया था। हम काम कर चुके हैं शाहरुख खान के साथ। हमें वो एक बहुत अच्छे एक्टर और बहुत अच्छे मेहनती इंसान और बहुत अच्छे इंसान लगे जब जितना हमने उन्हें देखा है। मगर ये भी यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है कि एक जैसे शाहरुख और गौरी को भी परदेश में हमने साथ में देखा है, सेट पर हमारी आंखों के सामने देखा है कि इतने प्यार करने वाले हस्बैंड वाइफ, इतने क्लोज निटेड एंड वेल कोऑर्डिनेटेड हस्बैंड वाइफ का बच्चा ऐसा कुछ करे, बड़ा यकीन करना मुश्किल होता है। मगर अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है और माँ बाप को खबर भी ना हो, ये बात भी संदेह पैदा करती है, ये बात भी यकीन करने जैसी नहीं है। ठीक है, और ठीक है, मैं यहीं से राम कदम जी के पास चलता हूँ। राम कदम जी बताइए, उनका कहना है, महेश तपासे जी का भी कहना था और एनसीपी का कहना है कि उन्होंने तो फैक्ट्स को सामने रखा है। वो आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन जो फैक्चुअल सिचुएशन है उसके आधार पर लगा रहे हैं। गलत क्या है इसमें, आप बताइए महेश, राम कदम जी। जिन्होंने उनके माता पिता बहन बीवी इन पर आरोप करने के अलावा कौन सा तर्क दिया उन्होंने? कोई तर्क नहीं। जो प्रभाकर सामने आया, उस प्रभाकर का विगत 22 दिनों का कॉल रिकॉर्ड चेक किया जाए, उसका लोकेशन मोबाइल चेक किया जाए, पता चलेगा कि महाराष्ट्र के मंत्रालय में कौन से मंजिल पर कौन सा मंत्री, कौन सा नेता बैठा, जिस नेता के दबाव के या पैसे के लालच के कारण उसने अपना बयान बदला है। ये सारी बातें सामने आएगी, क्योंकि अचानक से 22 दिन के बाद उसकी बोली कैसे बदल गई, लोगों को सब समझता है। राजेश खन्ना का एक बड़ा फेमस डायलॉग था, जनता है सब जानती है। वैसे ये पूरे प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार का एन केन प्रकारेण ड्रग माफिया सुरक्षित रहे, इतना और इतना ही उद्देश्य है। और सरकार का ये उद्देश्य है और नवाब मलिक जी का ये उद्देश्य है कि उनके दामाद को पकड़ा गया था तो मैं मेरा हिसाब समीर वानखेड़े के साथ चुकता करूं। आज वो सत्ता में है, सरकार में है, कैबिनेट मंत्री है। ये दो के अलावा क्या लड़ाई है? आज देश पूरा समीर वानखेड़े और एनसीबी के साथ क्यों है? इसका जवाब है महेश जी के पास नहीं होगा। आज महाराष्ट्र सरकार की छीतू क्यों हो रही है? वाजे को खुद के गाड़ी में 2-2 करोड़ की गाड़ियां मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में जाती थी। मुख्यमंत्री का लाडला था, गृह मंत्री का लाडला था, सारे नेताओं का लाडला था। 100-100 करोड़ रुपए की एक महीने की उगाई, ये लोग नहीं भूले, लोगों को सब पता है दीपक जी। अभी भी इस ड्रग मामले में यदि हम गहराई में जाए, जो प्रभाकर ने बयान बदला है उसका मोबाइल रिकॉर्ड चेक किया जाए तो पता चलेगा कि जो 24 दिनों से महाराष्ट्र सरकार अप्रत्यक्ष रूप से ड्रग माफिया की वकालत कर रही है, उसके पीछे का कारण
अन्य ठीक है, मैं आपके सवाल को डॉक्टर सीमा मलिक के पास ले जाऊंगा। एनसीपी की स्पोक्स पर्सन है कि क्या वाकई ड्रग माफिया को सपोर्ट करने का काम अप्रत्यक्ष रूप से एनसीपी सरकार कर रही है, महा विकास अघाड़ी की सरकार कर रही है। लेकिन उससे पहले हनीफ जी के पास। हनीफ जी मुझे बताइए, विटनेस अगर हॉस्टाइल हो जाएगा तो कितना असर पड़ेगा केस पे, ये बताइए, और इस केस को आप कैसे देखते हैं? सर जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा नाम हनीफ नहीं है, मेरा नाम हैनिक है। ठीक है, माफ कीजिएगा, मेरा नाम है हैनिक बाफना। माफ कीजिएगा हैनिक जी, मेरी गलती, माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के। अच्छा सर जी, मेरा ये कहना है कि प्रभाकर जी, उनके पास मेरा मोबाइल नंबर सेव था, इनसे मेरी बातचीत हुई थी। इनके बड़े भाई जो है सतीश भाई के थ्रू, सतीश भाई को मैं मिला था आज से 2 साल पहले। ठीक है, हम लोग किसी बिजनेस रिलेटेड किसी काम के थ्रू हम लोग मिले थे, और हमारे बीच में कभी कोई व्यवहार नहीं हुआ है, ना ही सतीश भाई के साथ में हुआ है, ना ही प्रभाकर जी के साथ में हुआ, और ना ही तो फिर जो किरण गोसावी जी है, जिनके बॉडीगार्ड थे प्रभाकर जी, इनके साथ में भी मेरा कोई व्यवहार कभी हुआ नहीं है। लेकिन मैं इन दोनों को पर्सनली जानता था। जो इनके सतीश भाई है उनको भी मैं पर्सनली जानता था। मेरा मोबाइल नंबर इनके पास था, तो ऑब्वियसली मोबाइल नंबर है तो व्हाट्सएप पे प्रोफाइल फोटो तो दिखेगा ही। इन्होंने किसी एक वीडियो में, जो कि मेरे पास वायरल होते हुए आया हुआ है, और लोगों के मुझे कॉल आ रहे हैं, हेलो सैम करके, लोग मुझे परेशान कर रहे, मुझे डिस्टर्ब कर रहे। मुझे अबू धाबी से भी कॉल आया है किसी एक पर्सन का, जिसने मुझे कहा कि क्या आप सैम बोल रहे हो, आर्यन खान के केस में आपका कोई लेना देना है? मैंने कहा कि नहीं सर। तो किसी बंदे ने मुझे ना लिंक भेजी है, वो लिंक देखने के बाद मुझे पता चला कि इस केस में मेरा नाम है, इस केस से मैं कहीं ना कहीं जुड़ रहा हूं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको एक फोटो बताना चाहता हूं। आप देख सकते हो इस वीडियो में इससे पहले वही शख्स है सैम जिनसे मीटिंग हो रही थी, उनका जी तो मैं फोटो भी दिखा सकता हूँ। उन्होंने मुझे कॉल किया था, ये व्हाट्सएप कॉल पे था। हाँ, व्हाट्सएप कॉल पे। एक बार देखेंगे ये आपके बारे में बात कर रहे हैं हनीफ। इनको पहली बार आप एनसीबी पहली बार ही देखा, पूरा दिखाइए। उसी दिन रात में मैंने इनको देखा था। हाँ, ये मेरे बारे में बात नहीं कर रहे, ये किसी सैम करके पर्सन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने मेरा ये फोटो बताया, आप देख सकते हो सर, ये देखिए, इस फोटो में मैं हूँ, इस फोटो जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या आप देख पा रहे हो? जी बिल्कुल देख पा रहा हूँ। हाँ जी, इस फोटो में मैं हूँ और मेरा मोबाइल नंबर भी इसमें है, इसमें मेरा मोबाइल नंबर भी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर किसी बंदे के पास मोबाइल नंबर है तो उसको व्हाट्सएप पे प्रोफाइल फोटो दिख सकता है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे 38 लाख रुपए दिए। इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे 38 लाख रुपए दिए, ये आर्यन खान के केस के रिलेटेड। लेकिन ऐसा कोई हमारा व्यवहार हुआ नहीं है, ना ही हम लोग इस केस के मतलब रिलेटेड हम कभी मिले हैं। इन्होंने कहा है कि मैं ट्राइडेंट होटल की किसी गली में इनको मैं मिला था, लेकिन 3 तारीख की शाम को मैं पालघर में था, मैं मेरे घर पे था। उसकी फुटेज भी मिल जाएगी हमको कुछ ही दिनों में या कुछ ही देर में, उसकी फुटेज भी आपके सामने आ जाएगी, पब्लिक के सामने आ जाएगी कि प्रभाकर जी झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आर्यन खान केस से किसी भी तरह का कोई लेना देना है आपसे? आपने कहा पालघर में थे, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा और कैटेगोरिकल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आर्यन खान केस से किसी भी तरह का कोई भी दूर तक कोई लेना देना है आपका? सर, आर्यन खान केस से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। किरण गोसावी जी जो प्रभाकर जी के बॉडीगार्ड है, ठीक है, अरे सॉरी, प्रभाकर जी जो किरण गोसावी जी के बॉडीगार्ड है, स्लिप ऑफ टंग हो गया है। प्रभाकर जी जो किरण गोसावी जी के बॉडीगार्ड है, इन्होंने मेरा नंबर किरण गोसावी जी को दिया था, और किरण गोसावी जी ने एक फोटो जब डाली थी आर्यन खान के साथ में फेसबुक पे,
तो फेसबुक फ्रेंड है मेरे किरण गोसावी जी, उनका वो जो फेसबुक पे मैंने फोटो देखा, उसके बाद में मैंने उनको पूछा कि आपका इस फोटो से क्या लेना देना है, आपका क्या मतलब इस केस से आपका क्या लेना देना, आपका फोटो क्यों आया है। तो उन्होंने फिर उसके बाद में कुछ कमेंट किया नहीं, मेरे को कुछ बताया नहीं। उसके बाद से किरण गोसावी जी का नंबर बंद है, प्रभाकर जी का नंबर बंद है। और प्रभाकर जी को जब मैं कॉल कर रहा था, मुझे ये पता चला कि प्रभाकर जी ने मेरा प्रोफाइल फोटो और मेरा नंबर का मिसयूज किया है। जब मैं उनको कॉल कर रहा था तो उनके नंबर भी स्विच ऑफ आ रहे थे। तो ठीक है, मैं यहीं पर रुकता हूं। आप कह रहे हैं आपका किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। मैं ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन उसके बाद विश्वास बागड़े जी मेरे एक दर्शक छिंदवाड़ा से जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। मेरा पूरा पैनल बना हुआ है, डॉक्टर सीमा मलिक भी बनी हुई है, उनसे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो देश की बहस में हम बात करें आर्यन खान मामले पर। आर्यन खान को आज भी ड्रग्स केस में जमानत नहीं मिली है। इस बीच ड्रग्स केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े के बारे में कई आरोप लगे हैं, वो भी हमारी बहस का विषय है। मैं अपने पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ राम कदम बीजेपी के नेता मौजूद हैं, मेरे साथ उमाकांत मिश्रा फॉर्मर डायरेक्टर एनसीबी के मौजूद हैं, मेरे साथ हैनिक बाफना जो कि एक विटनेस रहे इस पूरे मामले में वो मौजूद हैं, डॉक्टर सीमा मलिक नेशनल स्पोक्स पर्सन एनसीपी मौजूद हैं, इंडिया डिसूजा एक्टर वो मौजूद हैं, और तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट वो मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले विश्वास बागड़े छिंदवाड़ा से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। विश्वास जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? नमस्कार दीपक सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, शुरू से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, और मैं आपसे बेबाकी से कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं दो सवाल दिलों में आते हैं कि क्यों बॉलीवुड को हमेशा से निशाना बनाया जा रहा है इन सारी चीजों पे। क्या चीजों को डाइवर्ट की जा रही है, क्या चीजों को डाइल्यूट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल आया है। हम आप जैसे लोगों को देख के बेबाकी से आज बोल सकते हैं कि आज जो किरण गोस्वामी के जो बॉडीगार्ड था उसने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया, फिर इसके पहले अभी जो गवाहदार थे उन्होंने दिया, सैम, ये कौन है? हमको क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं सर? हमको हमारे देश के माननीय कोर्ट पे और देश के न्याय व्यवस्था पे विश्वास है। ठीक है विश्वास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं सबसे पहले सीधे उमाकांत मिश्रा जी के पास चलूंगा। उमाकांत जी, जब इस तरह के डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, जब इस तरह के आरोप लग जाते हैं, उसका केस पर क्या असर पड़ता है, और क्या आपको इन पूरे चीजों के विश्लेषण के बाद लगता है कि मामले में कहीं कोई गड़बड़ है? देखिए दीपक, इस केस को अगर हम बड़े बारीकी से देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ चीजें स्पेशल है। सबसे बड़ी बात तो एक जो इंफॉर्मेशन आया है वो पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर जुड़ा हुआ होता है तो पहले ये पता था या नहीं था ये कहना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी यूनिक बात है कि मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी वाला अगर कोई खबर दिया तो बहुत अच्छा किया, देश हित का काम हुआ। लेकिन इसमें दूसरी बात ये जो है कि भाई जो विटनेस को या ये को अगर कुछ उसी में अगर कोई हैंडलिंग में या कोई उसी में जो बहुत ज्यादा अगर फ्रीडम मिला या वो अगर बात की अगर हम करें तो उसमें कुछ बातें ठीक है, कुछ बातें गलत है। बातें जो ठीक है कि विटनेस जो बार बार ये आता है आपके चैनल में, बाकी सब चैनल में, कि ये विटनेस वहां कैसे मौजूद था, वो विटनेस फोटो कैसे उठा रहा था, इसका कोई मायना नहीं रखता। क्योंकि गवाह जब वो पंचनामा का प्रोसीडिंग होता है शुरू से लेके आखिरी तक उसको रहना पड़ता है। किसी ने ये भी बोला कि नहीं वो आर्यन खान साहब के साथ कैसे घुसा अंदर, अरे वो तो सब साथ में जा रहे हैं, वो भी घुसे, उसी में कोई ये नहीं। अगर ये उस फ्रीडम का अगर लेके उनने अपना कोई उल्लू सीधा करने के लिए कोशिश किया तब तो वो निंदनीय है। दूसरी बात है, इंफॉर्मेशन देके कोई केस को इन्वेस्टिगेट कराना इज वेरी गुड। वो कोई भी आ सकता है, हम तो इंटेलिजेंस एजेंसी जितना ही हो, तरह तरह के वजह से तरह तरह के मोटिव वाले लोग आते हैं और खबर देते हैं। यही काम वो एनसीपी की भी कोई कर सकता है, यही काम कांग्रेस का भी कोई कर सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ से एक अगर माने पॉलिटिकल पार्टी से अगर ताल्लुकात रखने वाला अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो उसको ये जो बातें चल रही है, मान लीजिए उनका मन में ये है कि भाई चलिए फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो उसी में क्या करना चाहिए था कि ड्रग्स तो मिला है, कुछ लोगों को भी अरेस्ट किया गया है, बात आर्यन खान साहब की नहीं है या किसी की नहीं, मान लीजिए जिसके बगल में है, या अगर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई बड़े मछलियों को नहीं पकड़ रहा है, ये सारे जो इतनी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात करके ये जो
जाति और ये वो सब जो ये उभर कर वो ला रहे हैं, वही जो एनर्जी अगर मानो एक इन्वेस्टिगेशन में ये करके जो रियल बंदा है और कौन सप्लाई करता था, ये करता था, तब भी कोई एक प्रशंसनीय बात होती। लेकिन ये जो तरह तरह की डाइवर्सनरी टैक्टिक्स कर रहे हैं और एक बड़ा बढ़िया सोची समझी जो एक डिवाइस को क्रिएट किया जा रहा है। जैसे एक आप देखेंगे पहले ये आया कि भाई एक विटनेस जो है गायब हो गया, उसके सडनली उसके 4 केस बिल्कुल सामने आ गए और उसको भोगड़ा बोल दिया और वो गायब हो गए। दूसरे विटनेस साहब आ रहे हैं 20-22 दिन के बाद, वो कह रहे हैं कि भाई मैं जो है मेरे से 10 कागज खाली साइन किए गए, इंडिपेंडेंट विटनेस है, वो अगर ये बोलते हैं तो उसको तवज्जो देना पड़ेगा और उसको इंक्वायरी करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो कह रहे हैं कि नहीं मैं किसी को कहते हुए सुना, ये बड़ा मायने इसीलिए रखता है कि ये एक गवाह ये है जो अपनी पर्सनल नॉलेज जो है उसके साथ कुछ मनगढ़ंत बात या कुछ कही सुनी बात को जोड़ रहे हैं ताकि वो क्रेडिबिलिटी पता करे। इसका 2 फायदा उनको होगा जो भी सोच समझ के वो किए हैं। एक तो इमीडिएटली बेल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन बेल के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, अगर 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीने के अंदर अगर एक गवाह आके एक रिकवरी प्रोसीडिंग्स के ऊपर अगर सवाल खड़ा करता है तो बाकी की जो कॉन्सिक्वेंशियल प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर भी वो अपना एक ठीक है। मैं इसी बात को एंड्रिया के पास ले चलता हूँ। एंड्रिया, मुझे बताइए, आप एग्री करती हो उमाकांत जी से कि सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले में? बताइए। बिल्कुल सवाल सही है और सवाल होने भी चाहिए, क्योंकि शुरुआत से मैं आपको कह रही हूँ, शुरुआत से ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। केवी गोसावी का होना, मनीष भानुशाली का होना, उसके बाद फैचर पटेल जो कि पंचनामे में एक दोस्त का होना, ये कोई मायने नहीं रखता है। एनसीबी के ऑफिस में ये सारे लोग कर क्या रहे थे उस दिन? पॉइंट मुद्दा ये। दूसरी बात है कि इतने ऑनेस्ट ऑफिसर हैं ये कि 86.4 ग्राम्स भारती पे जब मिला तो भारती को इमीडिएटली बेल मिला है, पर यहाँ पे जब आर्यन पे ऊपर कुछ पाया नहीं गया है, सिर्फ उसके दोस्त पे पाया गया, वो भी 10 ग्राम पाया गया है, और अभी तक 19 दिन हो गए उसको आज तक बेल नहीं मिला। वो बस वो एक व्हाट्सएप चैट पे उसको धर दबोचे हुए हैं। और व्हाट्सएप चैट, मैं आपको पहले ही कह दूं कि एक सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अर्नब के केस पे उसको खारिज कर दिया था कि डिजिटल चैट्स आर नॉट वैलिड प्रूफ्स। व्हेन दे आर नॉट वैलिड प्रूफ्स, देन हाउ इज इट अ वैलिड प्रूफ ड्यूरिंग आर्यन्स केस? ठीक है, बताइए तहसीन, क्या आपको लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुआ है? आप मुझे पूछ रहे हैं? राम कदम भाई यहाँ बैठे हुए मेरे अच्छे मित्र है, महाराष्ट्र से मिले। ये राम कदम भाई आपके अन्य चैनलों पर आते थे रिया चक्रवर्ती की केस पे। इनका ये क्लेम था और एनसीबी का केस था। उस वक्त रिया चक्रवर्ती एक इंटरनेशनल ड्रगिंग के से एसोसिएटेड है, सारे सबूत थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया बेल देते हुए, और 1 साल हो गया। रिया चक्रवर्ती इस वक्त 1 महीने जेल में थी, कुछ नहीं मिला। आज 1 महीने से 22 दिन से आर्यन खान जेल में है। आप कहते हो कि आर्यन खान के पास ड्रग्स था, जब उसके पास ड्रग्स पाया नहीं गया, अरबाज के जूते में निकला। हाउ कैन आर्यन बी ब्लेम फॉर इट? आपने ड्रग टेस्ट भी नहीं कराया। बार बार अगर आप कहते हो कि इंटरनेशनल ड्रग रिंग है, मैं सिर्फ पॉलिटिकल नहीं कहना चाहता हूँ, तो ड्रग्स कहाँ से आते? ड्रग्स तो केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है, वो आपके बॉर्डर से आते, आपके पोस्ट से आते, आप उनके पीछे जाइए। महज 6 ग्राम चरस पे आपने एक लड़के को 22 दिन जेल में रखा है, जबकि उसे पहले दिन बेल मिलना मांगता था। अगर ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो क्या कॉन्स्पिरेसी है? बिल्कुल ठीक, वैलिड पॉइंट उठाया आपने। डॉक्टर सीमा मलिक, क्या नवाब मलिक जी पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं? ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है उन पर। देखिए, आप शायद आप मुझे काफ़ी देर बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे बोलने के लिए। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं बड़ी हतप्रद हूँ। मैं काफ़ी देर से सुन रही हूँ और जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो हमने भी
बहुत कई बार बोली हैं, अभी पैनल जो बैठे हैं उन्होंने भी बोली हैं, महेश तापसे जी पहले बैठे थे उन्होंने भी बोली हैं, जिस तरह से कि 2 वहाँ पर विटनेस पाए गए और एक थर्ड विटनेस जो है वो भी मतलब कई केसेस में इन्वॉल्व हैं, और किस तरह से मतलब प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया, किस तरह से मतलब आर्यन के ब्लड सैंपल्स नहीं लिए गए, ये सब चीज़ें काफ़ी बार डिस्कस हो चुकी हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात का कि क्या मतलब ये कहना कि आप देखिए इस तरह से तो कोई भी इंक्वायरी कुछ भी किसी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। क्या लोकतंत्र में अगर हम किसी एक ऑफिसर पे कोई सवाल उठाते हैं तो उसके लिए दो बीजेपी के, मैं राम कदम जी को बड़ी रिस्पेक्टफुली कहूँगी, वो शुरू से ही मतलब ये कह रहे हैं कि वो एक ईमानदार ऑफिसर है, तो आप उन पे सवाल क्यों उठा रहे हैं। देन कुछ उनकी वाइफ कहती है कि मैं विमेन हूँ तो मेरे पे क्यों सवाल उठा रहे हैं। और ये जो दूसरे जो थर्ड विटनेस थे फ्रेशर जो भी, वो कहते हैं कि मैं तो एक पूर्व सैनिक हूँ तो मेरे पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। तो इस तरह से तो मतलब फिर कोई कुछ भी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई विमेन होगा, कोई पूर्व सैनिक होगा, कोई ऑफिसर होगा। अगर कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो पाई गई हैं जो बड़ी डिटेल में मेरे ख्याल से आपके अभी डिस्कस हो चुकी हैं ये सब चीज़ें, इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं कर रही हूँ। जिस तरह से मतलब चीज़ें हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो उन पे क्या अगर सवाल उठाना कोई गलत चीज़ तो है नहीं। अगर उनके कोई ऑब्जर्वेशंस हैं नवाब मलिक साहब ठीक है तो उन्होंने दिए हैं और विद द प्रूफ दिए हैं, और अगर उनको कुछ ऐसा लगता है कि ये गलत है तो उनको आंसर करना चाहिए इन चीज़ों का। आप देखिए राम कदम साहब बताइए, अगर नवाब मलिक साहब ने सवाल उठाए तो क्या गलत कर दिया? बताइए। सवाल उठाने पर मतलब ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा कंट्री में, क्योंकि कोई कुछ है, कोई वुमेन है, कोई कुछ है, तो उसमें कुछ आप सवाल ही नहीं उठा सकते। आप बहन सुन लीजिएगा, सवाल उठाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, पर सवाल उठाने का तरीका बीवी, बच्चे और परिवार तक पहुंचना, और केवल मेरे दामाद को जेल में क्यों डाला, इस बात को लेकर बदले की भाव से अलग अलग बिंदु को उन्होंने कभी नहीं कहा, कहानी खड़ी करना। I don't agree with you. बहन यू में आप मेरी बात पूरी सुनिए। मैं तो बहुत देर से सुन रही हूँ, मैं ये बातें बहुत बार सुन चुकी हूँ, पर मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी कि जब तक उनके दामाद जो थे उन्होंने कोई सवाल उठाया ही नहीं था उसके ऊपर। आपको ये बात भाजपा का प्रवक्ता करके नहीं, ये देश के जनता की मन की बात है। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त उतना ही है। डॉक्टर सीमा मलिक, राम कदम जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ड्रग्स केस की जांच पर सवाल खड़े किया जाना सही है? हाँ कहना है 20% लोगों का, और नहीं कहना है मेजॉरिटी से बहुत ज्यादा 80% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।